वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप बीए प्रोग्राम कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है देन ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने इंग्लिश मीडियम में ही बनाने की कोशिश की है और इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ किया गया है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। इस वीडियो में लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम पाँचों की पाँचों यूनिट वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। आई नो डैट आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर है एंड वीडियो बहुत लेट बनाई गई है, लेकिन कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि मैं भी किसी एग्ज़ाम की वजह से नहीं वीडियोस बना पा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को देखा होगा तो आई एम नॉट एबल टू मेक एनी वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट जो है वो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इट्स रेलेवेंस फ्रेमवर्क एनालिसिस। अब इसका लेसन नंबर 1 है, उसमें हमें पढ़ना है रेलेवेंस एंड फ्रेमवर्क्स, जिसमें हमें एनालाइज करना है। अब इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिएगा, भारत एक बहुत ही विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, रंग, भेद एंड यू कैन से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी भाषाएं अलग हैं। भारत में कुल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, माइट बी 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू जो न्यू प्रोसेस है। तो अब भारत में जो लोग रहते हैं उनकी विचारधारा अलग होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ पर कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन ये सब मैटर करता है पॉलिटिक्स में। अब यहाँ पर जब हम भारत के डायनामिक्स की बात करते हैं, उसमें आ जाती है ये सारी बातें। अब भारत में कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देखिएगा, अगर बिहार में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है वो सेम पॉलिसी हम गुजरात के लिए नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि बिहार की जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है गुजरात से। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो पॉलिटिक्स है इंडिया की वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है समझना इंडियन पॉलिटिक्स को, क्योंकि अगर आप साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स एक डिफरेंट रोल प्ले करती है, नॉर्थर्न पॉलिटिक्स डिफरेंट है। वैसे ही आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ की पॉलिटिक्स डिफरेंट होगी। तो अब यहाँ पर इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। अब पॉलिटिक्स अगर हम देखें, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तो सेम पॉलिटिक्स नहीं रही है। ट्रेंड्स इमर्ज होते गए, ट्रेंड्स बदलते गए पॉलिटिक्स के अनुसार। कैसे? अगर हम 1950 से 1960 का दशक देखें तो उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस पार्टी को इतना मजबूती से बैठाया था, वो कहते ना कि इनका बेस बहुत मजबूत था 1960-70 के दशक तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोलेशन पीरियड आया, मतलब कि गठबंधन सरकारें बनने लगी। जनता पार्टी, बीजेपी और अलग अलग पार्टीज उभर कर आई और उन्होंने गठबंधन बनाकर सरकारें बनाना प्रारंभ किया। फिर जो 1960-70 से 90 तक का दशक था, उसमें क्या हुआ, नई नई पार्टियां उभरी, जैसे कि बीएसपी, डीएमके एट्सेट्रा। और रीजनल जो थे, अलग अलग जो स्टेट्स थे इंडिया में, उनको फर्दर डिवाइड किया गया। डिवाइड कैसे किया गया? अलग अलग स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनको अलग अलग किया गया। अगर हम भारत की हिस्ट्री देखें, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले की इतिहास के बारे में चर्चा करें तो भारत जो है वो डिवाइडेड था कितने, 565 रियासतों में। अब 565 रियासतों में से कुल 550 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी आपत्ति के भारत के साथ आना पसंद किया। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने बहुत ही मतलब कि तेवर दिखाए, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय हमारी भारतीय राजनीति में एक चाणक्य थे, जो जिनका नाम है लौह पुरुष से जिनको जाना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इन रियासतों को इस तरीके से मनाया कि उन्होंने भारत में अपना विलय कर दिया, जो जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अब इन्हें किस तरीके से बनाया गया, इन्हें
एक बात कही गई तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा कि यदि आप भारत के साथ अपने रिलेशन जोड़ते हैं और आप इस प्रिंसली स्टेट का भारत के साथ विलय कर देते हैं, देन आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स एक ऐसा पर्स था जिसके तहत भारत जो सरकार थी उन स्पेसिफिक स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करवाती थी एक्सक्यूज मी, फंड्स प्रोवाइड करवाती थी, जैसे जम्मू कश्मीर, फिर आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स थे वो, एंड जूनागढ़, देन हैदराबाद का जो निज़ाम था आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अब भारतीय पॉलिटिक्स को जब समझना होता है तो स्कॉलर्स जो है वो 3 अप्रोचेस की सहायता लेते हैं। अब भारतीय पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना आसान नहीं है। तो जो 3 अप्रोचेस है वो 3 मेजर अप्रोचेस कौन सी है? फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सेकंड है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच एंड थर्ड है पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच। अब यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस कैसे आते हैं? गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस आ गए? जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, या फिर जुडिशरी आ गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडीज़ की जाती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर एम्फसाइज किया है वो कौन से स्कॉलर्स हैं? इसमें महत्वपूर्ण अप्रोच जो है, महत्वपूर्ण स्कॉलर्स जो है उसमें 2 आते हैं, मैरन विनर एंड रजनी कोठारी। ये 2 महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हैं। अगर की इनसाइट्स की बात करें कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने क्या मदद की है इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो इंस्टीट्यूशन था उसे समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या भूमिका निभाई, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और रीजनल पार्टीज उभर कर आने लगी। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ओवरऑल यही है। देन आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में इकोनॉमी ने क्या रोल प्ले किया। अगर आप 1919 का दशक देखें तो यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस रिफॉर्म ने डेफिनेटली पॉलिटिक्स को प्रभावित किया। अब जो पॉलिटिशियंस थे उनको कैसे वादे करने पड़े? उनको वादे करने पड़े कि भाई हम इस प्राइवेट कंपनी को इंडिया में लाएंगे एंड रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। देन जो कैपिटलिज्म कह सकते हैं कि आपने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स करके एक मिक्स इकोनॉमी की नोशन प्रस्तुत किया माफ कीजिएगा। दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब फोकस क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन इकोनॉमीज, स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एटसेट्रा। इसके जो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हैं वो कौन है? फ्रैंकाइन फ्रैंकल एंड अतुल कोहली। कीनसाइन क्या एग्जामाइन किया इन्होंने? इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। अब भारत में विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को कंपेयर किया और बताया कि किस तरीके से इन इक्वालिटीज़ को दूर किया जाता है। तभी तो जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज प्रस्तुत करती है तब वो बताते हैं ना कि ये वर्ग इतना पिछड़ा हुआ है, इनके लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसी तरीके से ये कार्य करता है। ये पहले रिसर्च करते हैं, देन ये मैनिफेस्टोज प्रिपेयर करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। अब भारत में विभिन्न कल्चर है। अगर आप साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट में डेफिनेटली डिफरेंट, साउथर्न पार्ट। अगर आप देखें इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। तो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल कल्चर जो होता है एक स्टेट का या एक कंट्री का, वो डेफिनेटली मैटर करता है। वो एक रोल और कह सकते हैं कि मेजर रोल प्ले करता है स्टेट की पॉलिटिक्स में। अब पॉलिटिक्स कैसे देखिएगा, जो रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। अब इसके जो स्कॉलर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन है? योगेंद्र यादव एंड क्रिस्टोफर बैली। अब इसमें क्या है? शेयर्ड वैल्यू पर फोकस किया जाता है, बिलीफ, नॉर्म्स, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल बिहेवियर एटसेट्रा पर फोकस किया जाता है। अब इंडियन पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जब शुरुआत की गई थी ना इसकी स्टडीज़ की, तो इंडियन पॉलिटिक्स में केवल 2 ही भागों को इंडियन पॉलिटिक्स को बांटा गया था। पहला भाग था सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स
एंड सेकंड था पंचायती या फिर कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये एग्रेरियन स्टेट था। एग्रेरियन मतलब कि ज़्यादातर किस पर निर्भर था, ये फसल पर, फार्मर्स पर निर्भर था। तो पॉलिटिक्स दो भागों में बांटी गई थी, एक तो केंद्र और दूसरा ग्रास रूट लेवल जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ पर फिर कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि अगर भारतीय राजनीति को अच्छे से समझना है तो इसे डिसेंट्रलाइज करना होगा। डिसेंट्रलाइज इन द सेंस कि सेंट्रल, स्टेट और ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसे समझना होगा, तीन भागों में बांटना होगा, तब जाके हम इसे समझ पाएंगे। अब बात आती है हिस्टोरिकल ओवरव्यू की कि भाई क्या क्या हिस्टोरिकल ओवरव्यू रहे। तो देखिएगा, जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया, फर्स्ट फेज जो था 1950 से 60 के बीच, जिसमें डोमिनेंस था किसका, कांग्रेस पार्टी का। और इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पार्टी जो थी वो बहुत ही मजबूती से इस देश में जुड़ी हुई थी। मतलब कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीबी पंत एंड डिफरेंट जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस कारण ये पार्टी बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ, 1960-70 के दशक में कुछ जो इम्पोर्टेंट नेता थे जैसे कि के कामराज, आपने सुना होगा, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस पार्टी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो दूसरी पार्टी बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ओके, देन सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में क्या हुआ कि जो डिफरेंट रीजनल पार्टीज बनी, डीएमके, बीएसपी किस आधार पर पार्टी बनाई गई थी, कास्ट के आधार पर, कि भाई जो दबे कुचले वर्ग है, दबे पिछड़े वर्ग जो है उनको आगे लाना चाहिए, उन्हें एक इक्वालिटी माफ कीजिएगा, इक्वालिटी दी जानी चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इस तरीके से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब रीजनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखिएगा, एक गांव में कोई उसी गांव का व्यक्ति एक दूसरी पार्टी बनाता है एंड वो कहता है मैं इस गांव के मुद्दे उठाऊंगा, तो डेफिनेटली उस गांव के लोग, एक पर्टिकुलर गांव के लोग उसी व्यक्ति को वोट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति हमारे बीच से ही आया है और हमारे मुद्दे अच्छे से जानता है। तो इस तरीके से रीजनल पार्टी के कारण क्या हुआ, कांग्रेस जो थी वो ढीली पड़ गई और इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज जो था वो 1990 से आज तक चल रहा है। अब थर्ड फेज क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 1990 के जो थे। उसमें क्या हुआ कि बाहर से इंडिया की जो पॉलिसी थी कि भाई जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें जल्दी नहीं एंटर करने दिया जाता था, फिर आपको लाइसेंस चाहिए होता था, उसमें ढील दे दी गई। तो अलग अलग कंपनीज भारत में आई। वो कंपनीज अगर भारत में आई तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना है, 1990 में भारतीय इकोनॉमी बहुत ही डिक्लाइन में जा रही थी। तो उस समय हमारे तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर खुलेपन की नीति अपनाई गई। खुलेपन की नीति मतलब कि कंपनीज आई, कंपनीज के अकॉर्डिंग कुछ लॉज बनाए गए और इस प्रकार ये शुरू हुआ थर्ड फेज। ओके, अब रेलेवेंस क्या है, अब देखिएगा जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटीज को समझने का मौका मिलता है, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को समझने का मौका मिलता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में कौन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसी डेमोक्रेसी चल रही है, एट्सेट्रा। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये सब देखा जाता है कि किस अनुसार पॉलिटिक्स का मैनिफेस्टो बनाया जाना चाहिए, कैसे एक राजनीतिक पार्टी को अपना मैनिफेस्टो प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे गवर्न करना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर कॉन्क्लूडिंग ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो भारत की राजनीति जो है वो बहुत ही डाइवर्स है और इसे समझना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है। अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग व्याख्या देते हैं भारतीय पॉलिटिक्स को लेकर एंड डेफिनेटली कुछ हद तक ये सहायता करते हैं। तो ये थी फर्स्ट यूनिट एंड अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अब देखिएगा, इंडिया की अगर आप जियोग्राफी को देखें, प्री इंडिपेंडेंस जियोग्राफी को, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि भारत का जो मैप है ना वो डिफरेंट था आज के मैप से। क्यों?
उस वक्त पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का एक हिस्सा था, एंड भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अलग अलग थे, जैसे कि हैदराबाद के निजाम, देन आप जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को देख सकते हैं, एट्सेट्रा। इस तरीके से भारत डिवाइडेड था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत दो भागों में बंट गया, एक पाकिस्तान एंड भारत। पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, जिसे ईस्ट एंड यू कैन से नॉर्थ पाकिस्तान कहा जाता था। ओके, जो अभी पाकिस्तान कहा जाता है वो था शायद नॉर्थ पाकिस्तान, एंड ईस्ट पाकिस्तान जो हाल ही में बांग्लादेश है। ओके, तो इस तरीके से भारत का पार्टीशन हुआ। उसके बाद भारत में थे 565 रियासतें, उनका भारत में विलय करवाना था। अब उनका भी विलय हो गया। अब क्या हुआ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पोटी श्रीमल्लू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक अलग स्टेट का दर्जा करने के लिए प्रोटेस्ट किया, उनकी भूख के कारण मतलब कि उन्होंने कह सकते हैं कि एक हड़ताल की थी जिनमें उन्होंने अन्न का त्याग किया, तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद लोगों ने बहुत ही आक्रोश के साथ आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक अलग स्टेट बनाने पर प्रदर्शन करने स्टार्ट किए। अब क्या हुआ, यहाँ पर भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया। फिर उन्होंने स्टडी की कि क्या अगर भारत को लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग अलग स्टेट में बांटा जाए तो ये सही रहेगा भारत की अखंडता के लिए, क्या भारत यूनाइट रहेगा। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स, वो कहते थे कि भारत को कभी भी यूनाइट नहीं रखा जा सकता, भारत डिवाइड हो जाएगा अलग अलग छोटे छोटे देशों में। लेकिन उनकी बात ये आज गलत हुई, तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो। वही बात कि भारत प्रोविंस में, प्रिंसली स्टेट्स में, चीफ कमिश्नर स्टेट्स में बटा हुआ था आज़ादी से पहले। तो ये एक हिस्टोरिकल अरेंजमेंट थी, एंड जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, मतलब कि सभी अपना अपना देखते थे। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, जिसने रीड्रॉ क्या बाउंड्रीज को, स्टेट बाउंड्रीज को लैंग्वेज बेसिस पर। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 इम्प्लीमेंटेड द SRC's, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें इम्प्लीमेंट कब किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ओके, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया उस समय। फिर आगे जाकर और भी स्टेट्स जो थे उनको डिवाइड किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश का सबसे पहला फॉर्मेशन हुआ 1956 में फ्रॉम हैदराबाद एंड आंध्रा। फॉर्मेशन ऑफ केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड बॉम्बे स्टेट 1960 में हुआ। पंजाब डिवीज़न इनटू हरियाणा एंड पंजाब 1966 में हुआ। क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, इन स्टेट्स को 1970-80 में बनाया गया। देन झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 2000 में बनाए गए। अब मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पर टोटल 565 रियासतें थी। ओके, 565 रियासतों का मर्जर करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एंड उनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जो स्टेट्स मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन करना चाहते थे इंडिया को, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, एंड जो नहीं करना चाहते थे उन्होंने अपनी जो जिद होती है कि नहीं ज्वाइन करेंगे वो दिखाई। लेकिन हमारे जो चाणक्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किसी ना किसी तरह उन्हें मना लिया एंड उनको भी ज्वाइन करवा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को यू कैन से दैट, मान लीजिएगा कि कोई एक स्टेट है, उसे दो भागों में बांट सकती है, स्टेट ए नाम देके और स्टेट बी नाम देके। ओके, तो ये न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकती है। कौन? इंडियन पार्लियामेंट। आर्टिकल 4 थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, खांसी हो रही है इसलिए। आर्टिकल 4 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्ड। अब क्या क्या चाहिए एक नए स्टेट को बनाने के लिए?
कंसल्टेशन विद लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो राज्य की असेंबली होती है विधानसभा उसके साथ कंसल्ट करना है। फिर पार्लियामेंट में बिल पास करना है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। आर्टिकल 120 120 अनुच्छेद क्या कहता है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्टैब्लिश सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर न्यूली फॉर्म स्टेट। अब आर्टिकल 120 जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जी अपने इस अधिकार आर्टिकल 120 को यूज करके जो नए स्टेट्स बनाए गए हैं उनमें नए हाई कोर्ट स्टैब्लिश करे। डिमांड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब यहाँ पर डिमांड कैसे थी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर थी। पावरफुल फोर्स ड्राइविंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब जिन लोगों ने लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर अलग अलग स्टेट्स मांगे वो कौन थे, पावरफुल लोग थे, वो करिस्मेटिक लोग थे। उनके पीछे जनता का एक बहुत ही बड़ा मतलब कि कह सकते सैलाब था। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एम टू क्रिएट स्टेट लार्जली कोइंसाइडिंग मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसने लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट्स बनाए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं हुए और डिफरेंट बेसिस थे। एंड अब देखिएगा 2014 में क्या हुआ, तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश एक और एक्सक्यूज मी लिंग्विस्टिक बेसिस पर तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से निकालकर। दिस डिमांड ऑफन एस्पिरेशन कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कल्चरल बेसिस पर भी अब डिमांड होती है कि कल्चर डिफरेंट है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कि कोई स्टेट ऐसा है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस नहीं करता और किसी पर पर्टिकुलर क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करता है, तो वो स्टेट कहता है कि हमें एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए और हमें अपने जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमें अलग से फंड प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस तरीके से डिमांड्स उठती रही। हाउ मैनी स्टेट फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब करेंटली अगर देखा जाए तो टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज का हिंदी में मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अब प्रोसेस क्या है, यहाँ पर बहुत ही जटिल प्रोसेस है एक स्टेट का फॉर्मेशन के लिए। आर्टिकल 3 हमने देखा, आर्टिकल 120 हमने देखा, आर्टिकल 4 हमने देखा। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि अलग अलग राज्यों का एक समूह है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स and involves political consideration, economic viability, administrative feasibility and public opinion. There are ongoing demands of new states. यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मतलब कि डिमांड्स आ रही है अलग अलग स्टेट्स को बनाने के लिए, जैसे गुजरात से सौराष्ट्र की, देन विदर्भा फ्रॉम महाराष्ट्र, गोरखलैंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ऐसे अलग अलग स्टेट्स को बनाने की मांग अभी भी हो रही है। ओके, अल्टीमेटली अब अगर किसी स्टेट को बनाना है तो ये डिसीजन लास्ट किसके पास रहेगा, वो पार्लियामेंट के पास रहेगा कि हमें क्या रियलिटी में किसी नए स्टेट की आवश्यकता है या नहीं। अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरा यूनिट क्या है, एग्रेरियन पॉलिटिक्स इन इंडिया। लेसन 3, राइज ऑफ एन एग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास, रूरल मार्केट, लैंड एक्विजिशन एंड फार्मर्स मूवमेंट। इंट्रोडक्शन। India's rural landscape is undergoing a dynamic transformation. अब इंडिया का जो रूरल लैंडस्केप है या फिर आप ग्रामीण भारत को देखें तो एक बदलाव हो रहा है उसमें। भारत की आज़ादी के बाद से अलग अलग तरीके की नई कंपनियां आ रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म ने रोल प्ले किया। तो भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जो ग्रामीण क्षेत्र है स्पेसिफिकली 65% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं भारत में, तो इसीलिए इसे भारत की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव देखे गए। पहला बदलाव क्या है, राइज ऑफ एन एग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास। अब एग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास जो जमींदार है, वो क्या हेल्प करते हैं एग्रेरियन सोसाइटीज में, उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इमर्जिंग क्लास कंप्राइजेस वेल्दी फार्मर्स, मतलब कि अमीर जो कृषक है वो, लैंडलॉर्ड्स जमींदार, कॉर्पोरेट एग्री बिजनेसेस। कॉर्पोरेट एग्री बिजनेसेस मतलब कि मान लीजिएगा लेज एक चिप्स की कंपनी है,
वो कोई ज़मीन खरीदती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है किसान के साथ और एग्री बिजनेस करती है कि इस पर्टिकुलर ब्रीड के पटेटोज़ के जो सीड्स है, बीज है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एंड वो आपको उगाने हैं। तो इस तरीके से जो एग्रेरियन सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट देखी जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीनों का बहुत यूज़ किया जा रहा है, मशीनाइजेशन हो रहा है, एग्रो टेक्नोलॉजीज। पहले क्या होता था कि बैल से खेतों को जोता जाता था, हाथ से ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, देन कुओं से पानी निकलवाया जाता था, कोल्हू का बैल आपने सुना होगा। इस तरीके से सारी जो प्रोसेस है खेती की वो की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, जिसकी सहायता से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है वो बूम मार रहा है। बूम यानी कि जो जहाँ पर हम सिर्फ 5 क्विंटल या फिर 5 क्विंटल गेहूँ उगा पा रहे थे, तो इस टेक्नोलॉजी की सहायता से हम 15 क्विंटल उगाने में सक्षम हो गए हैं। तो डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कंट्री को। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे किसान भी हैं जिन तक ये फ़ायदे नहीं नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, अब क्या है, क्रेडिट एक्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है किसानों को। एग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रोल both driving efficiency and innovation in agriculture but also raising concerns about social inequality led। मतलब कि अब देखिएगा, जो अमीर वर्ग है, कृषक अमीर वर्ग जो है वो क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, स्टेक होल्डर है एग्रेरियन सोसाइटी के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, गरीब किसान के जो ज़मीनें हैं उन्हें हड़पते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इनइक्वालिटी बेसिकली सोशल इक्वालिटी, जब कोई अमीर हो जाता है तो वो अपने से जो गरीब है उसे मतलब कि वो इज्जत नहीं देता जो देनी चाहिए एट्सेट्रा। अब रूरल मार्केट की बात करते हैं। दीज मार्केट्स कनेक्टेड प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये जो मार्केट्स है, रूरल मार्केट्स, ग्रामीण बाजार जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ चुके हैं। आप एपीएमसी के बारे में जानते होंगे, इनसे जुड़ चुके हैं। अब एक फ़ोन के क्लिक से ही आप अपनी जो फसल है उसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आसान हो गई है। अब चैलेंजेस भी है इसमें क्या है कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको कहीं ना कहीं बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाई ट्रांसपोर्टेशन की, भाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए गरीब किसानों के पास पैसे नहीं होते। अब मिडल मैन जो बिचौलिए है वो आ गए हैं मार्केट में, मतलब एपीएमसी और किसानों के बीच में। तो जो डायरेक्ट बात होनी चाहिए थी वो बीच में ये कमीशन ले रहा है दोनों की, तो ये एक समस्या है। लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस टू फार्मर्स। अब यहाँ पर जो जानकारी की कमी है फार्मर्स के पास, वो लिमिटेड एक्सेस टू स्टोरेज। सबसे बड़ी समस्या जो है कि स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। एड्रेसिंग द चैलेंजेस थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि फार्मर एम्पावरमेंट हो। कैसे, कहीं ना कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, मशीनें प्रोवाइड करवाई जाती है सब्सिडाइज बेस पर, देन मार्केट रेगुलेशन बनाए जाते हैं। लैंड एक्विजिशन। अब यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक्ट्स बनाए गए जिसमें कि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, जिनको मान लीजिएगा कि गरीब लोगों को ज़मीन की आवश्यकता है, मतलब कि रोजगार के लिए, तो गवर्नमेंट उनसे कुछ ज़मीन लेकर गरीबों को देती थी। कंसर्न इंक्लूडिंग इज लूज ऑफ लाइवलीहुड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर्स। की लैंड एक्विजिशन के बाद क्या होता है, लूज ऑफ लाइवलीहुड मतलब कि ज़िंदगी गुजारने का जो एक इनका साधन था वो खो जाता है। फार्मर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब फसल की सीज़न होती है तो कुछ लोग गांव में होते हैं, फिर जब फसल की सीज़न चली जाती है तो वो शहरों की तरफ जाते हैं कमाई के लिए, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना होता है। ओके, एडिक्वेट कंपनसेशन एंड रिहेबिलाइजेशन बेनिफिट्स। इनएडिक्वेट मतलब कि जब फार्मर की कोई फसल बर्बाद हो जाती है तो उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। एडिक्वेट एंड जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जानी थी वो नहीं मिलती। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कंसल्टेशन नहीं कर सकते कम्युनिटीज़ के बीच ये फार्मर्स। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 हैव अटेम्प्टेड टू एड्रेस द दीज कंसर्न। तो 2013 का जो LAA था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, उसने कहीं ना कहीं इन समस्याओं के समाधान की ओर एक कदम बढ़ाया है। अब फार्मर्स मूवमेंट,
तो हम अगर भारत की हिस्ट्री को पढ़े तो उसमें हमने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं, जिसमें श्वेतकारी संगठन जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, फेयर प्राइसिंग के लिए हुआ था शुगर कैन की, एंड लैंड रिफॉर्म्स के लिए। कर्नाटक राज्य रायता संघ फॉट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम्स माइनिंग प्रोजेक्ट्स। भारतीय किसान यूनियन, आपने अभी हाल ही में भी प्रोटेस्ट देखा होगा इनके द्वारा। देन इन मूवमेंट्स ने डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत की हिस्ट्री में। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट, दिस आर्टिकल बाय आर्टिकल एनालाइज कुड प्रोवाइड इंसाइट टू लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग लैंड एक्विजिशन एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय 2013 अमेंडमेंट्स। वही की जो कमियां थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2021-22 में 2020-21 में आपने देखा होगा, कोरोना से ठीक पहले। देन बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट थे, शेतकारी संगठन, BKU एट्सेट्रा। सो ये था हमारा थर्ड यूनिट। एंड अब हम पढ़ते हैं फोर्थ यूनिट, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स, द पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रीजनल बिजनेस। इंट्रोडक्शन देखे तो इंडियाज इकोनॉमी जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स टैंगो बिटवीन पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रीजनल बिजनेसेस। अगर हम भारत की पॉलिटिक्स को देखें, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को बेसिकली, तो ये 3 भागों में डिवाइडेड है, या इन तीनों पर ही घूमती रहती है। कौन सी? पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रीजनल बिजनेस डायनामिक्स। इनको समझना बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि भाई राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपको समझना है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या एक्सप्लोर करती है? पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सप्लोर्स द इंटरसेक्शन of economics and politics, analyzing how political structures and power dynamics influence economic policies and decisions। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या एक्सप्लोर करती है? ये रिसर्च करती है कि भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, पावर डायनामिक्स है, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी को और डिसीजन को किस तरीके से प्रभावित कर पाता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाता है। In the context of Indian states, this lens helps us examining how regional political forces shape business regulations, resource allocations, and industrial development strategies. The legacy of controls in a self-contained economy 1947 to 74. Early years post-independence were marked by a command and control economy with extensive state intervention. तो जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो शुरुआती दौर में क्या था? 5 ईयर प्लान आते थे और ज़्यादातर कंट्रोल जो होता था वो किसका होता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करता थी ज़्यादातर चीज़ों पर, मतलब कि बैंक्स हो या फिर एयरलाइंस हो, सभी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। एजुकेशन हो या फिर शेयर मार्केट हो, सभी जगह गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता था। फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फोकस क्या हुआ? हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर इंटरेस्टेड थी गवर्नमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि ग्रो मोर का नारा दिया गया कि ज़्यादा उपज करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो HYV सीड्स थे, हाईली येल्डिंग सीड्स जो थे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया, जिसकी सहायता से क्या हुआ, जो ग्रोथ थी फसल की वो होने लग गई। सम सक्सेस हुई पॉवर्टी रिडक्शन में। द स्टडी डेवलपमेंट ऑफ लिबरल मोमेंटम 1975 टू 1990। ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। यहाँ पर लिबरल किया गया इकोनॉमी को। लिबरल मतलब कि खुली इकोनॉमी की गई, जिससे कि अलग अलग कंपनीज आ सके और इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। अब कौन से सेक्टर्स इसमें इम्पैक्ट हुआ था? इंडस्ट्री रिलेक्शन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब कि जो लाइसेंसिंग जो थी कि पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फिर ही आप कोई बिजनेस कर पाएंगे, उससे छूट मिली। एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि भाई अलग अलग कंपनीज आई, HYV शीट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, फसल आगे बढ़ी। ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, मतलब कि एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एंड हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। द एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अब 1980 में हो गई फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में कहीं ना कहीं भारत की जो GDP थी वो डिक्लाइन करने लग गई। तो यहाँ पर लिबरल इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? सर लाइक
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर खुली छूट दे दी। कंपनीज आई, डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन कंपनीज़ को यहाँ पर बुलाया गया, कंपनीज सेटअप की गई एंड देन ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। उस समय 1991 में जब ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी, तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर लाइसेंस को हटा दिया गया, कंपनीज़ को फ़ायदा प्रोवाइड करवाया गया ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज की जा सके। अब रिड्यूस स्टेट कंट्रोल, जो कंपनीज थी उन पर बहुत ही ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल था, मतलब कि स्टेट ही जो चाहे वो कंपनियां बना सकती थी, मतलब कि स्टेट ही सब कुछ मैनेज करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंपनीज़ को प्राइवेट किया गया, प्राइवेट कंपनीज़ अपने अपने हिसाब से वो अपना जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक पहुंचाती थी। ओके, तो यहाँ पर लिबरलाइज किया गया, स्टेट कंट्रोल को सबसे पहले रिड्यूस किया गया। प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, मतलब कि बाहर से कंपनियां बुलाई गई, मतलब कि एमएनसीज जो आज आप देख रहे हैं वो इसी कारण भारत में सेटअप हो गए। इम्प्रूव फिस्कल डिसिप्लिन, कंट्रोल बजट डेफिसिट्स एंड रिड्यूस गवर्नमेंट डेब्ट, जो गवर्नमेंट का, सरकार का जो कर्जा था उसे कम किया गया और बजट डेफिसिट को रिड्यूस किया गया, कंट्रोल किया गया। अब बजट डेफिसिट, ये सारे के सारे जो टर्म है वो इकोनॉमिकल टर्म है, जो आपको पढ़ना है उतना आप समझ लीजिएगा। वाई डिड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स अकर आफ्टर 1991। अब यहाँ पर 1980 में आपने पढ़ा कि इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, ट्रेड ग्रोइंग रुक गई, इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग गई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस की गई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स प्रस्तुत किए, जिसमें लिबरलाइजेशन सबसे सिग्निफिकेंट था, जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को भारत में अलाउ किया गया। देन इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी थी। क्या थी कि अगर ये कंपनीज भारत में आई तो भारत की जो कंपनियां थी उनको कंपटीशन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आई वो पहले से ही सफिशिएंट थी, पहले से ही उनके पास बहुत सारा धन था, और इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं पहले से ही जो 1980 में ग्रोथ डिक्लाइन हुई, जीडीपी डिक्लाइन हुई, उसके कारण जूझ रही थी, और ऊपर से उनको हैवी कंपटीशन झेलना पड़ा, तो उसके कारण बहुत सी समस्याएं आई। लेकिन ये जो कंपनीज आई उन्होंने बहुत सारी यू कैन से जॉब्स क्रिएट की, और बहुत सारी जॉब्स गई भी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई एट्सेट्रा। प्रमोटिंग एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, स्पोर्ट्स, ये बढ़ता गया, मतलब कि पावर प्रोजेक्ट, रोड, पार्क्स एक्सेट्रा पर ज़्यादा ध्यान देने लगी गवर्नमेंट्स। हाउएवर थोड़े बहुत चैलेंजेस भी थे, जैसे कि डैम्स बनाने पर बहुत से प्रोटेस्ट का सामना झेलना पड़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया अंडर यूपीए, देन यूपीए 1 एंड यूपीए 2। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, जैसे कि कांग्रेस का जो गठबंधन था, उनके द्वारा कैसे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सोशल सेफ्टी नेट से इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वेस्टिंग रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि फिजिकल कंसोलिडेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी परसिस्टेड। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि मोदी गवर्नमेंट में लाए गए, जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, ओके, उनके द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है, जो लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्फसाइज किया, फोकस किया मेक इन इंडिया, कि भाई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए ताकि जो हमारा पैसा है वो भारत में ही रहे। स्वच्छ भारत अभियान यूज़ किया, डिजिटल इंडिया, मतलब कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रही है ये गवर्नमेंट। ओके, अब बात आती है 5th यूनिट पर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड स्टेट्स। लेसन नंबर 5, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन। अब इस यूनिट में भारतीय राजनीति को हमें इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आप सब जानते हैं भारत में इलेक्शन होते रहते हैं,
2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन जो कॉमनली जाना जाता है, एमपीज़ का इलेक्शन होगा, मतलब कि लोकसभा के लिए जो एमपीज़ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुने जाएंगे 2024 में, उसके इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है हमारे प्यारे देश भारत में। ओके, तो अब इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है। आपने देखा होगा कि जब पार्टीज़ की रैली निकलती है तो ढोल नगाड़े डीजे बजते हैं, लोग नारे लगाते हैं, दिस पार्टी जिंदाबाद, दैट पार्टी जिंदाबाद एक्सेट्रा के, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को समझने का मौका मिलता है इलेक्शन के टाइम पर। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मैनिफेस्टोज निकालती है, एंड इलेक्शन कमीशन जो है अलग अलग जो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें लोगोस देते हैं उनके लिए कि आप किस चुनाव चिन्ह के द्वारा आप इलेक्शन लड़ेंगे एक्सेट्रा। तो इन्हीं डायनामिक्स को अब हमें इसमें समझना है इस यूनिट में। स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्शंस, स्कॉलर्स हैव एनालाइज्ड इंडियन स्टेट इलेक्शंस थ्रू डिफरेंट लेंसेज। जैसे कि पार्टी सिस्टम, कि भाई पार्टी सिस्टम कैसा है, जिसमें रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, दैन सेंट्रल पार्टीज़ हैं, इन पार्टीज़ को पढ़ना चाहिए। लीडरशिप, लीडर कैसा है पार्टी में। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी में एक लीडर है राहुल गांधी। ओके, राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के बेटे हैं, एंड जो इंदिरा गांधी है उनके पोते। देन बीजेपी में मोदी जी है। ओके, अब मोदी जी देखिएगा एक करिस्मेटिक लीडर है। मोदी जी के नाम पर ज़्यादातर बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीत रही है, क्योंकि अगर रीजनल पॉलिटिक्स देखें बीजेपी की तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर लाइक बीजेपी जीत नहीं सकती, लेकिन एक ऐसी लीडरशिप है जिसके कारण बीजेपी कई स्टेट्स में जीत रही है। हालांकि रीजनल पार्टीज वीक है बीजेपी की कई जगह पर, लेकिन बीजेपी लीडरशिप की वजह से जीत रही है। और यहाँ पर जो बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की रीजनल पार्टीज मजबूत है, लेकिन जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो उस कारण क्या है कि ये जीत नहीं पा रही है अपनी इलेक्शंस, तो ये मैटर करता है। अब यहाँ पर देखिएगा लीडरशिप में क्या होता है, सोशल मोबिलाइजेशन, जिसमें कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा। इकोनॉमिक फैक्टर, अब यहाँ पर देखिएगा इकोनॉमिक फैक्टर रोल प्ले करता है, किस पार्टी के पास कितना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी पार्टी है, एग्रेरियन इश्यूज कौन से उठा रही है वो पार्टी एक्सेट्रा। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज 1950s to 60s. The early years after independence were dominated by Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, आप कमेंट कीजिएगा। ओके, एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। जब हम शुरुआती दौर देखते हैं भारतीय राजनीति का, तो वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था। यहाँ पर कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता था बहुत सारे स्टेट्स में, मतलब कि पूरे भारत में, चाहे स्टेट लेवल पर देखे, राज्य स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर, कांग्रेस का दबदबा था। आईएनसी की जो लेगेसी थी वो कहाँ से आई थी, फ्रीडम स्ट्रगल से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ से, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग इससे जुड़े हुए थे। इंदिरा गांधी सबसे मजबूत अगर लीडरशिप मुझे कहनी होगी ना भारत के इतिहास में, अगर सबसे शक्तिशाली जो लीडरशिप अगर मुझे कहनी होगी ना, इंदिरा गांधी है, और इनके बाद जो आते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो नेता आज तक इंडियन हिस्ट्री में देखे गए हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वो फ्रीडम फाइटर्स थे, और उनको हम इस लेवल में नहीं गिन सकते, मतलब कि उनका लेवल एक अलग ही है, वो ऊपर के लेवल के हैं। लेकिन अगर भारतीय राजनीति में मॉडर्न डे पॉलिटिक्स को अगर देखना हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉलिटिक्स, तो वो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी है। However, regional challenges emerge in states like Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, where party like Dravid Munnetra Kanjagam, DMK, Telugu Desam Party, TDP gain traction. अब यहाँ पर क्या हुआ, रीजनल पार्टीज आई जिन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर दिया एकदम से। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या था, 1970 से 1990 के दशक के बीच। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हमने पढ़ा
देखिए, अब फर्स्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा था ना कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव आए, वो धीरे धीरे करके सब यहाँ पर डिटेल में अलग अलग लेसन्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर पार्टीज बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखिएगा, एमर्जेंस ऑफ करिस्मेटिक रीजनल लीडर्स आए, जैसे कि M.G. रामचंद्रम तमिलनाडु में, N.T. रामाराव आंध्र प्रदेश में, ज्योति बासु इन वेस्ट बंगाल। देन BSP पार्टी का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में कांसी राम के द्वारा। ओके, तो ये जो कैरिस्मेटिक लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस एकदम डिक्लाइन होने लगा कांग्रेस का। फोकस ऑन सोशल मोबिलाइजेशन बाय पार्टीज लाइक भारतीय जनता पार्टीज एंड बहुजन समाज पार्टी। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टीज ने किस मुद्दे को उठाया, हिंदुत्व के मुद्दे को, कि भाई हिंदुत्व एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसे उठाना चाहिए। ओके, तो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया। बहुजन समाज पार्टी ने जो दबे पिछड़े लोग थे, SC STs के मुद्दों को उठाया। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आया। पार्टी सिस्टम में बदलाव हुआ, गठबंधन सरकारें बनने लग गई, BJP का इमर्जेंस हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार बनाई गई। देन BJT बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी का राइज हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, एंड BJD उड़ीसा में जो अभी भी सरकार बनाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और पंजाब में अभी भी सरकार बनाए हुए हैं। इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट रिलीजियस फैक्टर इन इलेक्टोरल mobilization, impact on economic policies and development issues, voting patterns, the role of money, media and technology in election campaigns। अब यहाँ पर देखिएगा, मनी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर BJP का देखा जाए तो दिस केस स्टडी कुड हेल्प यू एक्सप्लोर मोर आइडियाज़ अबाउट BJP। अब BJP की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। हिंदू नेशनलिस्ट को इन्होंने इकट्ठा किया, एंड डेफिनेटली इन्होंने कहा कि भारत कास्ट से आज़ादी पा चुका है, अब भारत या तो हिंदुत्व में है या तो भारतीयता में है। ओके, तो इनकी ये आइडियोलॉजीज़ है, तो इस तरीके से इन्होंने डोमिनेंस क्रिएट किया। देन अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, इन्होंने कास्ट बेस्ड अलायंस बनाई, जो कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है RJD, उनके साथ इस तरीके से। आंध्र प्रदेश की लीडरशिप देखे, N चंद्रबाबू नायडू एंड YS जगन मोहन रेड्डी ने पॉलिटिकल जो लैंडस्केप था आंध्र प्रदेश का उसे चेंज कर दिया। These are the things which you should remember while taking the examination। So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो मेरी तरफ से तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। डेफिनेटली इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।